तो नीचे नोट करके लिखेंगे भैया, नोट करके लिखेंगे ऑल एलम्स, नोट करके लिखेंगे नीचे ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फस, ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फस टू ईच अदर, ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फस टू ईच अदर, सारे एलम जो हैं एक दूसरे से आइसोमॉर्फस होते हैं। उसके नीचे लिखेंगे जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑफ, सुनो ना ये ना चार्जर का ऊपर का मुंडी होगा सफेद वाला ऑफिस में, ऑफिस में जनरल फॉर्मूला ऑफ एलम्स, एलम का जनरल फॉर्मूला, एलम का जनरल फॉर्मूला होता है M2SO4 डॉट M-2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला लिखेंगे एलम का। ओ सर दुखने लगा है, हाँ M2SO4 डॉट M-2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये जनरल फॉर्मूला है एलम का। जैसे यहां पर जो M है, देखो ये SO4 पे -2 चार्ज आएगा, ये वाले SO4 पे, तो 2M पे आएगा +2, 2M पे +2 आएगा तो 1M पे +1 आएगा। ठीक है, 1M पे क्या आएगा +1, तो यहाँ M के ऊपर +1 है, इसके आगे लिख लेना इट इज अ मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट कैटायन, मोनोवेलेंट कैटायन हो सकता है जैसे K+ NH4+ एटसेट्रा। ठीक है, कोई सा भी मोनोवेलेंट कैटायन हो सकता है। अच्छा यहां देखोगे 3 सल्फेट पे, 3 सल्फेट पे -6 चार्ज आएगा, 3 सल्फेट पे -6, तो 2M- पे +6 चार्ज आएगा, 2M- पे +6, और जब 2M- पे +6 आएगा तो 1M- पे +3 चार्ज आएगा, तो M- के आगे +3 लिख लेना, और यहां लिख लेना इट इज अ ट्राइवेलेंट कैटायन। क्या है ये है, मिला क्या, हाँ ट्राइवेलेंट कैटायन है। ट्राइवेलेंट कैटायन जैसे Al+3 Fe+3 Cr+3 एटसेट्रा, इस टाइप का कुछ है, नोट करो। मैं थोड़ा मोबाइल का चार्जर लगा दूं। अब 1-2 एलम के एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन, एक आध 2 एलम का एग्जाम्पल लिख लो। एक एलम आपने सुना होगा K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, इसको बोलते हैं अपन लोग, दिस इज कॉल्ड पोटाश एलम। क्या है ये, पोटाश एलम। ये पोटाश एलम होता है फिटकरी, फिटकरी जो नॉर्मल फिटकरी यूज करते हैं ना अपन, जो फिटकरी यूज करते हैं नॉर्मल फिटकरी है। ठीक, हाँ भैया ये हो गया लिखना। इसके आगे एक और पॉइंट लिखेंगे भैया, ZnSO4 डॉट 7H2O MgSO4 डॉट 7H2O एंड FeSO4 डॉट 7H2O ऑल आर, ऐसा लिखो पहले तीनों लिख लिए। इसके नीचे लिखो ऑल आर आइसोमॉर्फस, ऑल आर आइसोमॉर्फस टू ईच अदर। ZnSO4 डॉट 7H2O MgSO4 डॉट 7H2O and FeSO4 डॉट 7H2O ऑल आर आइसोमॉर्फस टू ईच अदर। ये तीनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फस होते हैं, आइसोमॉर्फ होते हैं। ठीक है, ये सब जनरल जीके की बात हो गई, ये बात याद रखनी भैया। ठीक है, ये एलम के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, आज केवल इंट्रोडक्शन है। एस ब्लॉक जब कभी भी पढ़ेंगे तो उसमें ये और डिटेल में आएगा, तब की बात तब है। आगे हेडिंग डालेंगे भैया, अगला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, टाइप ऑफ रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिएक्शंस। आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स शो आयनिक रिएक्शंस, आयनिक कंपाउंड शो आयनिक रिएक्शंस which are fast, ionic compounds show ionic reactions which are fast, ionic compound ionic reaction show करते हैं which are fast। अगली लाइन में लिखो covalent compounds show molecular reactions,
विच आर स्लो। ठीक है, आयनिक कंपाउंड में देखो कैसा रिएक्शन होगा। आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl, इसका रिएक्शन मैंने AgNO3 के साथ कराया, तो Na+Cl - Ag+NO3- ऐसे टूट जाएगा और ऐसे केस में बनेगा NaNO3 और AgCl। ये बनेगा, रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन बनेगा। अब यहां आयंस इन्वॉल्व है, आयंस इन्वॉल्व है तो प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और इस वजह से रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। अब यही रिएक्शन मान लो मैं मीथेन का कंबशन कराना चाहता हूं, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ये भी कोवेलेंट कंपाउंड। इसमें आयंस नहीं होते, मॉलिक्यूल होते हैं, है ना। और मॉलिक्यूलर रिएक्शन यहां प्लस माइनस चार्ज नहीं होने के कारण CO2 और H2O तो बनेगा, लेकिन ये रिएक्शन स्लो होगा। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड शो आयनिक रिएक्शंस विच आर फास्ट, और अगली लाइन में लिखना कोवेलेंट कंपाउंड शो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस विच आर स्लो। ठीक है ना, ये हो गया। अगला लिखेंगे भैया, अगला लिखेंगे इसके बाद डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। अगला लिखेंगे डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। अब बड़ी बड़ी चीजें हो गई, छोटी छोटी सड़ी सड़ी चीजें थोड़ी देर में निपटा लेंगे अपन और कोवेलेंट बॉन्ड की ओर आगे बढ़ेंगे। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, जैसे मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है, कोई आयनिक कंपाउंड है, और इस आयनिक कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड बना हुआ है। कैसा बना है? Na+Cl- Na+Cl- 100 बार देख चुके हो। Cl- Na+Cl- Na+, इसके नीचे Na+, इसके नीचे Cl-, यहां Na+, यहां Cl-, इसके आगे, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। इसके आगे, इसके आगे जैसे ये Na है तो इसके आगे एक Cl होगा, है ना। Na के आगे एक Cl होगा, इमेजिन कर पा रहे हो, और ये Na+ के पीछे एक Cl होगा। मतलब ये वाला Na जो है ये वाले Cl को भी अट्रैक्ट कर रहा है, प्लस माइनस है, ये वाले Cl को भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाले Cl को भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाले Cl को भी अट्रैक्ट कर रहा है, आगे वाले Cl को भी अट्रैक्ट कर रहा है, पीछे वाले Cl को भी अट्रैक्ट कर रहा है, सब जगह अट्रैक्शन कर रहा है, सब जगह। एक कोई लड़का है कॉलेज में, वो इधर से आती हुई लड़की को भी देखता है, इधर से आती हुई लड़की को भी देखता है, उधर से आती हुई लड़की को भी देखता है, पीछे से आती हुई लड़की को भी, ऊपर से आती हुई, नीचे से आती, सब तरफ की लड़कियों को देख रहा है ना। तो ऐसा लड़का कोई डायरेक्शनल आदमी है क्या? वो क्या उसका कोई जिंदगी में डायरेक्शन है क्या? नहीं, वो बेकार है, नॉन डायरेक्शनल, बेकार, सब तरफ इधर उधर देख रहा है नहीं। एक आदमी है जो कक्षा 10वीं में पहुंचा है, कक्षा 10वीं में पहुंच के वो बच्चा ये सोच रहा है कि मैं इंजीनियर भी बन जाऊं, फिर सोच रहा मैं डॉक्टर भी बन जाऊं, फिर सोच रहा मैं वकील भी बन जाऊं, फिर सोच रहा मैं पायलट बन जाऊं, फिर सोच रहा मैं CA बन जाऊं, फिर सोच रहा है मैं किसी बड़ी कंपनी का बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं। तो ऐसा कोई आदमी डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल? सब तरफ देख रहा है, सब तरफ देख रहा है, तो कैसा है? नॉन डायरेक्शनल। उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, एक जगह नहीं देख सकता। तो आयनिक बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 6-7 दिशाओं में सब जगह जा रही है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है क्या? नहीं जा रही है। इस वजह से आयनिक बॉन्ड कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल। लिखेंगे आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के अंदर लिखना आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। आगे पढ़ोगे एक प्रकार का आइसोमेरिज्म होता है जिसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आगे पढ़ेंगे अपन, एक प्रकार का आइसोमेरिज्म है जिसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और क्योंकि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है, और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है वो डायरेक्शन की वजह से होता है, पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन की वजह से। आयनिक बॉन्ड्स नॉन डायरेक्शनल है, इसीलिए उनमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म दिखाने की संभावना नहीं होती, वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते। तो आपने लिखा आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, और अगली लाइन में लिखेंगे देयरफॉर दे डू नॉट शो, देयरफॉर दे डू नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, देयरफॉर दे डू नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है जो डायरेक्शन की वजह से होता है, आयनिक कंपाउंड्स उसको शो नहीं करते। ठीक,
कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे एक कोवेलेंट बॉन्ड है H2O का, तो मैंने आपको बताया बहुत पहले कि H2O बॉन्ड जो है, मॉलिक्यूल जो है, ऐसा मुड़ा हुआ होता है, बेंट होता है, सीधा नहीं होता। क्यों नहीं होता सीधा और क्यों मुड़ा हुआ होता है, ये अपन आगे पढ़ने वाले कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ेंगे। ये मुड़ा हुआ होता है। यहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये पर्टिकुलर इसी डायरेक्शन में, यहां यहां इधर आजू बाजू चारों तरफ नहीं, केवल इसी डायरेक्शन में। इसी डायरेक्शन में मतलब कोवेलेंट बॉन्ड कैसा है, डायरेक्शनल है। तो लिखेंगे भैया, उसी के नीचे लिखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, देयरफॉर covalent bonds are directional, therefore they exhibit stereoisomerism. Covalent bonds are directional, therefore they exhibit stereoisomerism. स्टीरियोआइसोमेरिज्म दर्शाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला हेडिंग डालेंगे भैया, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। जैसा सॉल्युबिलिटी था वैसे ही दूसरा एक और कंजर्ट टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट। ये भी थोड़ा कंजर्ट टाइप का ही है मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन अगर छोटी छोटी चीजें ध्यान रखोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर कोई कंपाउंड मेल्ट होता है ना, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लिखेंगे भैया, जनरली आयनिक कंपाउंड्स, generally ionic compounds have a higher melting point. Generally ionic compounds have a higher melting point as compared to covalent compounds. आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है जनरली। अब अगर किसी को पहली क्लास याद हो तो पहली क्लास में मैंने आपको यह समझाया था कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, पहली क्लास में लिखा था अपन लोग। और आज मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है आयनिक कंपाउंड का। तो मन में यह बात आती है कि मोहित सर से बेकार आदमी दुनिया में कोई है ही नहीं, ये आदमी अपनी बात का समर्थन नहीं कर सकता। ये पहले ये बताता है कि कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है, बाद में ये बताता है कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग है तो कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग, स्ट्रांग बॉन्ड है तो उसको मेल्ट करने में, तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगनी चाहिए और कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। जबकि भाई लिखा रहा है कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। अब ऐसा क्यों है? देखो, मैं गलत नहीं हूं, कुछ भी गलत नहीं है, मैं जो समझा रहा हूं वो बात को समझो, है ना। जैसे मेरे पास कोई आयनिक कंपाउंड है, फिर से वही बना लेता हूं, NaCl आयनिक कंपाउंड है। 2 मिनट रुकना भैया, बना लें दो, है। ऐसा आयनिक कंपाउंड है मेरे पास। अब अगर मैं इस आयनिक कंपाउंड को मेल्ट करना चाहता हूं, आयनिक कंपाउंड को मेल्ट करना चाहता हूं, तो इसको मेल्ट करते समय मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहां ये जो चिपके हुए हैं इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तब तो पिघलेगा, नहीं तो पिघलेगा कैसे? अब ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? दिस इज, यह जो बॉन्ड बने इनके चारों पांचों तरफ, ये कौन से बॉन्ड है? दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको आप कह सकते हो आयनिक बॉन्ड है। यहां पर आयनिक बॉन्ड है। आयनिक कंपाउंड के अंदर, आयनिक कंपाउंड के सॉलिड स्टेट में कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। बहुत सड़ी सी बात है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा बड़ी बात है नहीं। लेकिन अगर मेरे पास कोवेलेंट कंपाउंड है जैसे CO2,
CO2 एक कोवेलेंट कंपाउंड है, इसके अंदर कार्बन होता है और कार्बन के दोनों ऑक्सीजन के साथ C डबल बॉन्ड हो, एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक, अब ये जो एक CO2 है, ड्राई आइस सुना होगा। ड्राई आइस क्या होता है? ड्राई आइस होता है CO2 का सॉलिड। इस CO2 के सॉलिड में बहुत सारे CO2 के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे CO2 के मॉलिक्यूल्स। ये CO2 के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे सॉलिड स्टेट में CO2 के मॉलिक्यूल्स, ऐसे CO2 के मॉलिक्यूल्स ऐसे भैया, है ना। मेल्ट करने का क्या मतलब? अभी ये सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में है मतलब एक सॉलिड बना हुआ है CO2 का। ठीक है, इसको मेल्ट करना है। मेल्ट करने का क्या मतलब है? मेल्ट करने का मतलब यह है कि मैं इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको सबको अलग अलग कर दूंगा तो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, अभी आपका कोवेलेंट बॉन्ड कहां है? कोवेलेंट बॉन्ड है इस गोले के अंदर, CO2 मॉलिक्यूल के अंदर है कोवेलेंट बॉन्ड। दो CO2 मॉलिक्यूल के बीच में, दो CO2 मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड है? दो CO2 मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सोचो, क्या यहां पर आयनिक बॉन्ड है क्या दोनों के बीच? नहीं, क्योंकि यहां प्लस और माइनस चार्ज नहीं है, इसलिए आयनिक बॉन्ड नहीं हो सकता। क्या यहां कोवेलेंट बॉन्ड है क्या? यहां इन दोनों के बीच कोई कोवेलेंट बॉन्ड है क्या? यहां इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है CO2 मॉलिक्यूल के अंदर। दो CO2 के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हुई, मतलब यहां कोवेलेंट बॉन्ड तो है नहीं, मेटेलिक बॉन्ड भी है नहीं क्योंकि ये मेटल नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है नहीं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो रही। यहां कुल मिला के कोई बॉन्ड नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है। और जब कोई बॉन्ड नहीं होता तो अपन क्या बोलते हैं? यहां कौन सा बॉन्ड है? वैन वाल बॉन्ड। इट हैज वैन वाल बॉन्ड इन बिटवीन टू CO2। अब अगर मेरे को NaCl को पिघलाना है तो मेरे को आयनिक बॉन्ड तोड़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ना है। जैसे मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल होता है चिपका हुआ है, वैसे ही प्लस और माइनस चार्ज चिपके होंगे, इनको अलग अलग करना है। जबकि मेरे को अगर CO2 का सॉलिड तोड़ना है तो CO2 के सॉलिड में दो CO2 के बीच में कोई सा भी बॉन्ड नहीं है, और कोई सा भी बॉन्ड नहीं है, वैन डर वाल बॉन्ड है, तो यह आसानी से तोड़ा जा सकता है। दोनों में से कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटेगा? वैन डर वाल बॉन्ड। और वैन डर वाल बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो जल्दी कौन मेल्ट होगा? कोवेलेंट कंपाउंड। बॉन्ड अंदर वाला बॉन्ड तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अपन अंदर वाला बॉन्ड नहीं तोड़ रहे हैं। मेल्ट करते समय दो मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं और दो मॉलिक्यूल के बीच कोई बॉन्ड है ही नहीं। समझ में आई बात? तो इस वजह से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? आयनिक सॉलिड का। तो लिखेंगे, मैंने क्या लिखा? आयनिक कंपाउंड्स हैव यूजुअली हायर मेल्टिंग पॉइंट। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, सर दुख रहा है मेरा बहुत भयंकर। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग electrostatic force of attraction. This is due to presence of strong electrostatic force of attraction in between ionic compounds. Whereas in covalent solids, weak forces like van der Waal bond, hydrogen bond, van der Waal bond, hydrogen bond, etc., hydrogen bond etc., are present in between two molecules. Therefore they melt at a lower temperature. जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, समझ आया यहां तक के? पक्का? चल, तो ये हो गया।
अगली लाइन में लिखेंगे बट इन जाइंट मॉलिक्यूल्स, but in giant molecules like silica, ब्रैकेट में लिखेंगे SiO2, like silica, ब्रैकेट में लिखेंगे SiO2, ब्रैकेट बंद करेंगे, कॉमा डायमंड, कॉमा कार्बोरंडम, SiC, इसको बोलते हैं कार्बोरंडम, SiC है ना। ये कार्बोरंडम पत्थर जैसा होता है, ये जो वो पत्थर होते हैं ना, शार्पनिंग टू स्टोन्स कहते हैं, जिनसे वो ना कैंची में चाकू में धार लगाते हैं, वो कार्बोरंडम के होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। कार्बोरंडम, नॉर्बाइड, ब्रैकेट में लिखेंगे B4C, नॉर्बाइड का फॉर्मूला, बोरॉन कार्बाइड को नॉर्बाइड बोलते हैं, B4C। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ strong covalent bonds, melting point is exceptionally high, भयंकर हाई होता है सिलिका में। अब क्या है सिलिका में, क्या हो रहा है ऐसा, तो ये जो सिलिका है ना SiO2, दिस सिलिका इज सैंड, रेत है, रेत जो अपन रेत देखते हैं ना, मकान बनाते हैं, रेत, वो वाली रेत पौधों में डालते हैं, नीचे मिट्टी में उसकी रेत डालते हैं। अब ये सिलिका क्या होता है, इसमें सिलिकॉन होता है, सेंट्रल एटम, सिलिकॉन मेंबर है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड वाली फैमिली का। जैसे कार्बन के 4 हाथ होते हैं, सिलिकॉन के भी 4 हाथ होते हैं, तो सिलिकॉन के 4 हाथ है। ये हर हाथ में ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, हर हाथ में एक एक ऑक्सीजन पकड़ा होता है, और ऑक्सीजन के 2 हाथ होते हैं, तो सब ऑक्सीजन के 2-2 हाथ बना लो, और फिर ऑक्सीजन के आगे फिर क्या जोड़ दोगे, सिलिकॉन, जिसके फिर 4 हाथ होंगे, फिर इसके आगे हर हाथ पे ऑक्सीजन जोड़ दो, फिर हर ऑक्सीजन के फिर कितने हाथ होते हैं, 2-2 हाथ, और सब 2-2 हाथ में सिलिकॉन जोड़ दो, फिर सिलिकॉन के 4-4 हाथ बना लो, और सब जगह ऑक्सीजन जोड़ दो। समझ में आ रही बात। फिर यहां ऑक्सीजन के आगे सिलिकॉन जोड़ दो, इसके 4 हाथ बना दो, सब जगह ऑक्सीजन जोड़ दो, है नहीं, और फिर ऑक्सीजन से 2-2 हाथ बना के आगे। समझ में आ रही मेरी बात, क्या चल रहा मामला यहाँ। हाँ सर पता नहीं क्या बहुत गोबर मामला चल रहा है आपका, ऐसे जोड़ दो। ये है सिलिकॉन सॉलिड का स्ट्रक्चर, सिलिका सॉलिड SiO2 का स्ट्रक्चर। सेंट्रल एटम कैसे पता चलता, पता चल जाता है, जिसके ज्यादा हाथ होते हैं वो सेंट्रल एटम होता है, और क्या है नहीं। तो यहाँ सिलिकॉन के ज्यादा हाथ है, और स्ट्रक्चर तो सारे हैं, है ना, उसका कुछ नहीं कर सकते, जो होता है सो होता है। और सिलिकॉन के ज्यादा हाथ है, जनरली ज्यादा हाथ वाला एटम जो है वो सेंट्रल एटम बनता है, ठीक। तो अब भैया यहां पर आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर पता किया लोगों ने, देखा अंदर। अब यहां पर कौन से बॉन्ड है, यहां पर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। और इन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट, जब इसको मेल्ट करूंगा तो अब मेरे पास और कोई बॉन्ड है ही नहीं, मेरे को यही वाले बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। और जब ये बॉन्ड तोड़ूंगा, कोवेलेंट बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा, आयनिक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, एक्सेप्शनली हाई होगा। यही केस कार्बन और मतलब डायमंड का भी है। डायमंड में भी क्या होता है, एक कार्बन 4 कार्बनों से जुड़ा होता है, तो वो पूरे सॉलिड में केवल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। जब उसको मेल्ट करना है तो कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, और कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। इस वजह से ऐसे सॉलिड, इनको अपन लोग कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, नेटवर्क बनाया हुआ है। तो नेटवर्क सॉलिड या जाइंट मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा है, ऐसे कंपाउंड में मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई होगा, आयनिक कंपाउंड से भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, हो जाएगा। पहले इतना चित्र बनाओ, फिर आगे इसमें 1-2 बात लिखानी, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये सिलिका का, ठीक। बनाओ, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। लिखेंगे भैया इन सिलिका
in silica, each silicon is bonded to 4 oxygen atoms. Each silicon is bonded to 4 oxygen atoms, and each oxygen atom is bonded to 2 silicon atoms. Each oxygen atom is bonded to 2 silicon atoms. ठीक है, ये भी पूछता है पेपर में, इसको ध्यान रखना। ठीक, अब क्या है ना, यहां पर इसको मेल्टिंग पॉइंट को ऑर्डर डिटरमाइन करना थोड़ा सा मुश्किल कार्यक्रम है, तो इसके लिए मैंने अपना एक तरीका बना रखा है जिससे आंसर सही आ जाता है, गलत नहीं आता। कि अगर मेरे को सारे के सारे आयनिक कंपाउंड्स दिए हैं, सब के सब, तो ऐसे आयनिक कंपाउंड्स के केसेस में हम लोग देखते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बता रहा था? आयनिक कंपाउंड। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करने के लिए अगर सारे के सारे आयनिक कंपाउंड दिए गए, तो आयनिक कंपाउंड के केस में अपन लोग क्या देखेंगे? आयनिक कंपाउंड के केस में अपन लैटिस एनर्जी देखेंगे। लैटिस एनर्जी मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा, कस के पकड़ा होगा, उसको वहां पर खुल ही नहीं रहा, अपना ही नहीं खोल पा रहा हूं, उसको मेल्ट करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चले लगेगी जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा। ठीक है, तो लिखना भैया, टू डिटरमाइन मेल्टिंग पॉइंट if number 1 ionic compounds are given, ionic compounds are given, डैश करके लिखो, यूज लैटिस एनर्जी। ऐसे केस में अपन लैटिस एनर्जी का यूज करेंगे अगर सारे के सारे आयनिक कंपाउंड दिए हैं। ठीक, लेकिन कई बार ऐसा हो, जैसे एक एग्जांपल देखो, मेरे को दिया है NaF, NaCl, NaBr और NaI, ये सब के सब आयनिक कंपाउंड है, सब के सब। और मेरे को बोल रहा है इनका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर निकाल के बताओ। तो सब के सब आयनिक कंपाउंड है, इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है? साइज ऑफ एनायन का साइज बड़ा हो रहा है, एनायन मोटी हो गई, तो कोई उसको प्यार नहीं करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लैटिस एनर्जी है, लैटिस एनर्जी कम हो गया। लैटिस एनर्जी अगर कम हो गया मतलब कस के नहीं बंधा हुआ है, लूजली बाउंड है, तो उसको मेल्ट करने के लिए एनर्जी क्या लगेगी? कम लगेगी। कस के बंधा होता तो उसको मेल्ट करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगती। समझ में आ रही बात? तो ये लूज होते जा रहा है, लैटिस एनर्जी कम हो रही है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, NaF सबसे ज्यादा और NaI सबसे कम, इस टाइप का कुछ हो जाएगा। ठीक, ये हो गया पहला। एक एग्जांपल लिख लेना, फिर दूसरा लिखेंगे कोवेलेंट कंपाउंड के केस में। नंबर 2 लिखेंगे बेटा, इतना लिखने के बाद नंबर 2 लिखेंगे। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर गिवन, कोवेलेंट इफ ऊपर लगा लिया अपन ने, नंबर 2 लिखेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स आर गिवन, डैश करके लिखो, यूज कोवेलेंट कैरेक्टर, यूज कोवेलेंट कैरेक्टर। ऐसे केस में कोवेलेंट कैरेक्टर निकालेंगे। कोवेलेंट कैरेक्टर का क्या मतलब है? जैसे देखो आपको दे दिया AlF3, AlCl3, AlBr3 और AlI3, ये दे दिया। अब इसमें से मैं जानता हूं पहला वाला जो एक कंपाउंड है ना, ये आयनिक होता है। मैंने आपको लिखा रखा है, पहले जब पोलराइजेशन पढ़ा रहे थे तो लिखाया था कि AlF3 आयनिक होता है, इसको याद रखना। और इसके बाद के सारे कोवेलेंट होते हैं। ये अभी भी नहीं पता आपको तो याद रखना, AlF3 आयनिक होता है, बाकी सब कोवेलेंट होते हैं। बहुत काम आएगा बाद में भी, बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बनेगा पक्का फिक्स्ड इससे।
अब भैया ये सारे के साथ ज्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट तो AlF3 का होगा क्योंकि वो आयनिक है और इनका कम होगा। अब इनमें भी कंपेयर करना है तो अपन लोग फिर पोलराइजेशन या कोवेलेंट कैरेक्टर देखेंगे। कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए क्या क्या कंडीशन है? कोवेलेंट कैरेक्टर फैजान्स रूल क्या कंडीशन है? कैटायन नहीं, दोनों आयन पे चार्ज कैसा होना चाहिए? दोनों आयन पे चार्ज हाई होना चाहिए। ठीक है, दोनों आयन पे चार्ज हाई होना चाहिए। कैटायन कैसा होना चाहिए? छोटा। एनायन कैसा होना चाहिए? बड़ा। कॉन्फ़िगरेशन कौन सी? स्यूडो इनर्ट। 3D 4D 5D में से कौन सा कैटायन? 5D का कैटायन। याद आ गया होगा, है ना। अभी इधर से इधर जा रहे हैं बाकी लोगों में, तो क्या हो रहा है? साइज ऑफ एनायन बढ़ रहा है। और अगर साइज ऑफ एनायन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट AlF3 का होगा क्योंकि वो आयनिक है, और इन तीनों में मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है। सबसे ज्यादा AlCl3 का, फिर AlBr3 का, और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा AlI3 का। समझ में आया कैसे करना है? कर लोगे? नोट करो इसको। एक आध दो सवाल दे रहा हूं, ज्यादा तो नहीं है, एक आध दो सवाल दे रहा हूं। इसमें ज्यादा सवाल बनता भी नहीं है और बनेगा भी तो इसी तरीके से सॉल्व होगा। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाना है, यही तो है, वही पढ़ रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट NaCl, MgCl2, AlCl3, ये पहला हो गया। दूसरा ज्यादा नहीं देता यार मैं इसमें, है ना। SiCl4 भी ले लो इसमें, CO2 SiO2। तीसरा बस 3 ही तो दूंगा। NaCl, KCl, RbCl, CSCl। चलो ये 3 तो करो फटाफट। इस मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाओ, तीनों में लगाओ दिमाग, हो जाएगा बहुत इजी। चलो तो अभी ये वाले इसमें कैसे करेंगे अपन लोग? इसमें अपन यहां NaCl ये एक आयनिक कंपाउंड है, AlCl3 अब भी देखा कोवेलेंट है, MgCl2 भी कोवेलेंट होता है, मैंने लिखाया था पहले, और SiCl4 तो अलग से नजर आ रहा है, कोवेलेंट कंपाउंड है, यहां कोई मेटल नहीं। तो ये सारे कोवेलेंट है, और इसमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट NaCl का होगा क्योंकि वो आयनिक है। बाकी लोगों को देखने के लिए अपन कोवेलेंट कैरेक्टर देखेंगे। यहां पर +2 चार्ज है, यहां +3 चार्ज है, यहां +4 चार्ज है। चार्ज ऑन कैटायन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पोलराइजेशन के लिए या कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए चार्ज आयंस पे ज्यादा होना चाहिए, कैटायन का साइज छोटा, एनायन का साइज बड़ा, और दुनिया भर की कहानी। तो यहां चार्ज क्या हो रहा है? कैटायन पर चार्ज बढ़ रहा है। चार्ज ऑन कैटायन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट NaCl और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट SiCl4। आगे बढ़ेंगे ये वाले में कैसे करेंगे? SiO2 क्या है? SiO2 अपने आप में एक जाइंट मॉलिक्यूल है, और कोई सा भी जाइंट मॉलिक्यूल कहीं दिखे तो उसको सबसे आगे कर देना है। CO2 ऐसे भी ड्राई आइस है, ड्राई आइस आपने देखी होगी, हाथ पे रखेंगे या कहीं पर रखूंगा तो अपने आप मेल्ट होकर उड़ जाती है ना। SiO2 रेत मेल्ट नहीं होती। इधर आ जाओ, NaCl, KCl, RbCl, CSCl, सबके सब आयनिक कंपाउंड्स नजर आ रहे हैं, सबके सब आयनिक कंपाउंड्स हैं। पोलराइजेशन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बेटा, ये बात ध्यान रखना। सबके सब आयनिक कंपाउंड्स हैं, और आयनिक कंपाउंड में अपन क्या देखते हैं? आयनिक कंपाउंड्स में अपन देखते हैं लैटिस एनर्जी। तो इधर से इधर जाने पर Na+, K+, Rb+, CS+, साइज ऑफ कैटायन का साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, मोटा हो रहा है कैटायन। मोटे आदमी को कोई प्यार नहीं करता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी, और लैटिस एनर्जी कम हो गई, कस के नहीं पकड़े हैं, धीरे से पकड़े हैं तो आसानी से मेल्ट हो जाएगा, और लैटिस एनर्जी कम हो गई तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट NaCl और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट CSCl। समझ में आया भैया? ठीक, कैसे करना है? ये 3 सवाल हो गए।
कर लोगे? करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा सवाल नहीं बनते तो मैं करा ही देता, है ना। इतने कर लोगे बहुत है, ठीक। ये हो गया। एक आखिरी प्रॉपर्टी बची, उसके बाद कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ेंगे अपन। एक आखिरी प्रॉपर्टी लिखेंगे भैया, उसको कहते हैं अपन, वो भी थोड़ा सा ही पढ़ा रहा हूं मैं, ज्यादा कुछ नहीं, है ना। एक आखिरी प्रॉपर्टी, हेडिंग डालेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी। कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी, ये लास्ट प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी। कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है? इसमें कक्षा 12वीं में पूरा एक चैप्टर है जो करीब करीब 12-13 लेक्चर का है ना। बड़ा चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो वो अगले साल बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस बार केवल उसका इंट्रोडक्शन है। जैसे एक कंपाउंड है K4FeCN6, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, दिख ही रहा है अजीब सा, एक ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह लगा दिए गुरुजी, है भगवान जाने क्या है। इसके अंदर जो Fe है, Fe+2 आयन होता है, Fe+2 आयन होता है। कैसे आया वो सब गोली मारो, होता है। ये Fe+2 आयन क्या करता है? इसके पास Fe एटॉमिक नंबर क्या है? 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। Fe+2 जब होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s का निकाल दिया मैंने, तो मेरे पास यहां ये बचा, ये 3d6। अब इसके अंदर एक ऐसा फिनोमिना होता है, आगे जाके पढ़ेंगे अपन, कि ये जो D के 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 पेयर्ड है, बाकी 4 अनपेयर्ड नजर आ रहे हैं, ये पीछे आ जाते हैं, ये पीछे आके पेयरिंग कर लेते हैं। क्यों होता है, कैसे होता है, पूरा एक्सप्लेनेशन है उसके लिए। यहां पर ये 2 ऑर्बिटल और इसके साथ आगे 4s और 4p, ये सब वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं इसके पास। वेकेंट ऑर्बिटल, खाली जगह होती है, वेकेंट ऑर्बिटल। ये क्या करता है? इन वेकेंट ऑर्बिटल्स में Cn- से इलेक्ट्रॉन ले लेके रख लेता है, Cn- से इलेक्ट्रॉन ले लेके रख लेगा, Cn- से। समझ में आ रही बात? Cn- से कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, इसीलिए इसका नाम है कॉम्प्लेक्स, जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, आगे पढ़ोगे, अभी तो केवल इंट्रोडक्शन बता रहा हूं मैं। Cn- तुम तो मान लो, हाँ, Cn- से इलेक्ट्रॉन लेके रख लेता है। अब इसको क्या करना है? Cn- से इलेक्ट्रॉन लेना है, Cn- से इलेक्ट्रॉन लेना है, ठीक। और मैंने अपनी जिंदगी में इलेक्ट्रॉन की तुलना अपनी धर्मपत्नी से कर रखी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज्ड है, बोलना नहीं चाहिए, छोड़ो, है ना। इलेक्ट्रॉन की तुलना मैंने अपनी बीवी से कर रखी। मेरे को जब बीवी गेन करनी थी अपने ससुर जी से, ये ससुर जी हैं, ससुर जी से बीवी गेन करनी थी, तो मैं ससुर जी के पास गया और ससुर जी को बताना शुरू किया मैंने कि ससुर जी, मैं फलानी कंपनी में नौकरी करता हूँ। उस समय मैं एलएन में काम करता था, मैं फलानी कंपनी में नौकरी करता हूँ, 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह है महीने की। तो ससुर जी जैसे ही सुने 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह हो, तो हो क्या बात है, आकर्षित हो गए, अट्रैक्ट हो गए। फिर उन्होंने पूछा और बताओ रहते कहाँ हो करके, तो मैंने बताया मैं कोटा रहता हूँ करके। तो बोले कोटा में कैसा मकान है करके, तो मैंने बोला 2 BH के मकान है, 2 बेडरूम है, एक में मम्मी पापा रहते हैं, एक में मैं रहता हूँ। उस समय हम लोग वहां किराए से ले रखा था, एक कभी कभी इधर जाते थे। अगर मैं बोलता ये 1 BHK का मकान है, एक ही बेडरूम है, तो मेरे ससुर जी क्या बोलते हैं, अबे एक बेडरूम में तू अपने माता पिता के साथ रहता है, बीवी के ले जाएगा तो कहाँ रखेगा, उसके लिए भी तो कमरा होना चाहिए। तो क्या क्या चीजें जरूरी हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए? इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेना है, उसके पहले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अट्रैक्ट करने के लिए आपके पास चार्ज कैसा होना चाहिए? ज्यादा, चार्ज ज्यादा होना चाहिए, तब इलेक्ट्रॉन के पिताजी अट्रैक्ट होंगे। अच्छी नौकरी होगी तब, तो समझ रहे हो ना मेरी बात। तो आपके पास चार्ज अच्छा होना चाहिए। दूसरा चीज, आपका आकार, जैसे अभी मेरा आकार बहुत, मैं विकृत हो गया हूं, आड़ा तिरछा हो गया हूं, इधर से निकल गया उधर से निकल गया, लेकिन आज से 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी, तब मैं बिल्कुल, तब भी उतना तो नहीं था, मगर हाँ थोड़ा तो दुबला ही था पहले से। तो और आपका आकार कैसा होना चाहिए? छोटा। ज्यादा मोटा आयन होगा तो उसको कोई पसंद नहीं करता, अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आपको इलेक्ट्रॉन गेन करने से पहले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना है, अपनी ओर अट्रैक्ट करना है। अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए आपके पास चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कैसा होना चाहिए? ज्यादा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा आप इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा अट्रैक्ट करोगे, पहला चीज।
दूसरा चीज, आपका साइज कैसा होना चाहिए? छोटा। जितना छोटा साइज होगा आप उतना ज्यादा अट्रैक्ट करोगे नेगेटिव चार्ज को। और तीसरा चीज, आपके पास इलेक्ट्रॉन लाने के बाद गेन करने के, पहले तो अट्रैक्ट करना है, दूसरा उसको गेन करना है। तो अट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए अपने को? अट्रैक्ट करने के लिए चार्ज ज्यादा, साइज छोटा, और बाद में इलेक्ट्रॉन को गेन करके रखने के लिए खाली कमरा यानी वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तीन चीजें चाहिए कॉम्प्लेक्स आयन बनाने के लिए या इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। पहला चार्ज ज्यादा, दूसरा साइज छोटा, और तीसरा वेकेंट ऑर्बिटल। ये तीन चीजें चाहिए। तो लिखेंगे भैया कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी के अंदर लिखेंगे कंडीशंस फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कंडीशंस फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? कंडीशंस फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, नंबर 1, चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन हाई, चार्ज ऑन आयन डैश करके लिखो हाई। नंबर 2, चार्ज ऑन आयन हाई। नंबर 2, साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन स्मॉल, साइज ऑफ कैटायन स्मॉल। एंड नंबर 3, presence of, number 3, presence of vacant orbitals, presence of vacant orbitals। ठीक है, तीन कंडीशन चाहिए, प्रेजेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स। अगली लाइन में लिखेंगे इन एस ब्लॉक, इन एस ब्लॉक these conditions, in S block these conditions can be fulfilled only by, can be fulfilled only by lithium, beryllium and magnesium, can be fulfilled only by lithium, beryllium and magnesium, चूंकि इनका साइज छोटा होता है। only by lithium, beryllium and magnesium, therefore only lithium, beryllium and magnesium, lithium, beryllium and magnesium form, lithium, beryllium and magnesium form complex compounds, form complex compounds in एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में केवल यही लोग बनाते हैं, बाकी डी ब्लॉक में आयरन वगैरह भी बनाते हैं, वो सब बात की बात है, वो अगले साल पढ़ेंगे। एस ब्लॉक में केवल ये तीन लोग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, इसमें से एक का कॉम्प्लेक्स बहुत फेमस है, उसके बिना दुनिया खत्म हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है एक, लिखेंगे एग्जाम्पल में क्लोरोफिल, एग्जाम्पल में लिखेंगे क्लोरोफिल, एग्जाम्पल में लिखेंगे बेटा क्या? क्लोरोफिल डैश करके लिखेंगे मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल मैग्नीशियम का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, जो अपने काम से बाहर की चीज है। फिलहाल डन हो जाएगा। तो इस प्रकार को आयनिक कंपाउंड और उसका कचरा कूड़ा सब निपट गया। हेडिंग डालेंगे अगले पेज से, बढ़िया लगेगा, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड हो गया। अगला हेडिंग डालेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते? कोवेलेंट बॉन्ड हाँ है, कैसे बनते? शेयरिंग करके, साझा करके बनते। ठीक है, तो लिखेंगे भैया कोवेलेंट बॉन्ड डैश करके फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बाकी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। अब देखो शेयरिंग कैसे लोग कर सकते हैं, शेयरिंग कैसे लोग कर सकते हैं? जैसे मान लो मैंने NaCl को बुला लिया कि लो बेटा Na 2 8 और 1 Cl 2 8 और 7, तुम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लो, कहां ये सब छीना झपटी कर रहे हो? तो मैंने इनको बुला लिया। तो यहां Cl की बुद्धि कैसी है? Cl की बुद्धि है भ्रष्ट,
इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन छीनना है, और Na कैसा है, Na भोला है, अपना एक इलेक्ट्रॉन हमेशा ही लूज कर देता है नहीं? तो ऐसे केस में ये लोग शेयरिंग कर पाएंगे क्या? ये लुटेरा है और ये लूटने को आतुर है। समझ में आ रही बात? ये लूटना चाहता है, ये लूटना चाहता है, और ये लूटना चाहता है, देना चाहता है। तो अल्टीमेटली होगा ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, यहां शेयरिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये लोग एक जैसे नहीं है। शेयरिंग करने के लिए किस टाइप के एलिमेंट होने चाहिए? एक जैसे। जैसे एक Cl है, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, और एक और Cl है, इसके भी आउटर मोस्ट में एक और इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर शेयरिंग हो जाएगी। सिमिलर टाइप के एलिमेंट, ये तो बिल्कुल सेम ही है। शेयरिंग करने के लिए सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट होने चाहिए। तो लिखेंगे भैया, आपने कहां तक लिखा? कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर लिखा फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिटवीन एटम्स ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आसपास होना चाहिए, जरूरी नहीं हर बार दोनों सेम हो। सिमिलर, और बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगली लाइन में लिखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन two non-metals, covalent bonds are formed between two non-metals, दो नॉन मेटल के बीच बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। ये बात को ध्यान रखना भैया, ठीक है? कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स, दो नॉन मेटल बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक हो जाएगा? ये बात को ध्यान रखना। अच्छा, नॉन मेटल ही बनाते, मेटल नहीं बनाते, मेटल आयनिक बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं। आगे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन्ड होते थे आयनिक बॉन्ड में, उसको अपन बोलते थे इलेक्ट्रोवैलेंसी। यहां पर क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे, उसको अपन लोग बोलते कोवैलेंसी। तो अगली लाइन में लिखेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बिटवीन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बिटवीन two atoms, the number of electrons shared between two atoms is called कोवैलेंसी। जितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे या कोई एक जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उसको कहते हैं उसकी कोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? जितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हुए, और कोवैलेंसी क्या होती है? जितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, ठीक? अब कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इसके लिए अलग अलग प्रकार की बहुत सारी थ्योरीज हैं, 4-5 थ्योरी पढ़नी है अपने को। उसमें से सबसे पहली थ्योरी का हेडिंग डालेंगे भयंकर इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इट इज कॉल्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ब्रैकेट में लिखेंगे वीबीटी। वीबीटी के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। इस साल भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसका हिस्सा अगले साल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी है, वीबीटी, ठीक? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। इसको दो बड़े ही महान साइंटिस्टों ने दिया था, बहुत महान साइंटिस्ट, जिन दोनों का नाम मेरे को याद नहीं है और आपको भी याद नहीं करना है। गोली मारो सालों, है हमको क्या करना है। किसी बहुत ही बढ़िया साल में दिया था। उस साल बहुत, जैसे 2020 बहुत बेकार साल है, वैसे ही वो साल बहुत अच्छा साल था, लेकिन कौन सा साल था वो भी अपने को याद नहीं है और अपने को याद नहीं करना है। केमिस्ट्री के अंदर किस साइंटिस्ट ने क्या किया था अपने को उससे मतलब नहीं है, कौन से साल में किया था उससे भी मतलब नहीं है। डेट और टाइम याद नहीं करते हैं केमिस्ट्री में, अनटिल और अनलेस मैं बोलूं कि ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना, ठीक है? तो यहां साइंटिस्ट का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ये थ्योरी है, थ्योरी में कथन होते हैं, मतलब जो कहा गया होता है, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं, केवल कथन है। तो लिखेंगे बेटा मेन पॉस्टुलेट्स, मेन पॉस्टुलेट्स। क्या पॉस्टुलेट है इस थ्योरी के? मेन पॉस्टुलेट्स, मेन पॉस्टुलेट कैसे बनता है?
कोवेलेंट बॉन्ड आप लोग जानते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग से, आपने बचपन में पढ़ा है, ये वाला हिस्सा बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो यार काय की ओवरलैपिंग होती है? पहले तो आप लोग शेल की ओवरलैपिंग पढ़ रहे थे, जो कि आप लोग केवल शेल को ही जानते थे, लेकिन एटम के अंदर शेल के अंदर क्या होता है? सब शेल, और सब शेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल, वो डब्बे डब्बे। तो एक्चुअल जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उन डब्बों की ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक, तो लिखेंगे भैया a covalent bond is formed by overlapping of atomic orbitals. A covalent bond is formed by overlapping of atomic orbitals of valence shell. A covalent bond is formed by overlapping of atomic orbitals of valence shell. Overlapping से बनता है। ठीक, ये वाला जो बॉन्ड है ना, कोवेलेंट बॉन्ड कोई सा भी बॉन्ड हो, इसकी तुलना अपन ने की है काय से? ब्याह रचाने से। पहले भी कर चुके हैं कई बार अपन, है ना, शादी ब्याह से की बॉन्ड बनाने की तुलना। अब इमेजिन करो अपन लोग इतने सारे लोग बैठे, जो भी अपने इस क्लास में कौन ऐसा एक आदमी है जो आगे शादी नहीं कर सकता, बॉन्ड नहीं बना सकता? कौन? मैं। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि मेरा बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है ना, और जो दूसरा वाला नॉन मेटल है वो ऊपर है नहीं? वो सुनेगा मैं और बॉन्ड बनाने जा रहा हूं तो वहीं से कढ़ाई फेंक के मारेगा, और ये जो चमक रहा है ना पूरा लाल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? बहुत खतरनाक नॉन मेटल है वो ऊपर। तो कुल मिला के बॉन्डिंग में मैं भाग ले सकता हूं क्या? मैं भाग नहीं ले सकता बॉन्डिंग में। ठीक, कौन भाग ले सकता है? केवल ऐसे लोग भाग ले सकते हैं जो लोग कैसे हैं? अनपेयर्ड। ठीक, तो अपन ने पहला पॉइंट क्या लिखा? A covalent bond is formed by overlapping of atomic orbitals of valence shell. ये पहला पॉइंट लिख लिया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे ओनली, अच्छा मान लो एटॉमिक ऑर्बिटल, ऐसा एटॉमिक ऑर्बिटल है मेरे पास, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 है, ये है। तो इसमें से वैलेंस शेल मेरे काम का है। पहली बात तो वैलेंस शेल के अंदर जैसे 2s2 ये है और 2p4 ये है, 1 2 3 और 4। तो बताओ भैया कौन बॉन्डिंग में भाग ले सकता है? ये तो नहीं ले सकते, ऑलरेडी जोड़े में है। ये भी नहीं ले सकता, जोड़े में है। कौन लेगा? ये वाला। तो कौन लोग बॉन्डिंग में भाग लेंगे? जिनके पास 2 की जगह 1 इलेक्ट्रॉन होगा। 1 इलेक्ट्रॉन यानी ये ऑर्बिटल कितना भरा हुआ है? ये ऑर्बिटल की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की, इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये हाफ फिल्ड है, आधा भरा हुआ है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे भैया ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ये ओवरलैपिंग करेगा, जैसे ऑक्सीजन है ना H2O बना रहा है, ऑक्सीजन है H2O बना रहा है, देख लेना पहले। तो ये ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 1s1, इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास। तो ये वाला ओवरलैपिंग करेगा इसके साथ, दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। अगर ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। वैसे ही अगला वाला एक और है, एक और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ओवरलैप करेंगे, एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक और हाइड्रोजन इसके साथ। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज होने चाहिए। जिन लोगों के बीच ओवरलैपिंग हो रहा है उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए, इस थ्योरम का आ गया। तो लिखेंगे सेकेंड पॉइंट जो लिख रहे थे, ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स with opposite spin of electron can overlap half filled with opposite spin। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे यह फायदा होगा कि जब ये दोनों ओवरलैप कर लेंगे, ओवरलैप करके एक नया ऑर्बिटल बनाएंगे, उस ऑर्बिटल में दोनों स्पिन होगी मेरे पास, क्लॉकवाइज भी होगी एंटी क्लॉकवाइज भी होगी, और ये
अकॉर्डेंस टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होगा। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। अगर दोनों का स्पिन सेम ले लिया मैंने तो सेम स्पिन में क्या होगा, कुछ इस टाइप का रिजल्ट आएगा जो कि अलाउड नहीं है पॉलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है? तो उसी के आगे लिखेंगे सो दैट शुरू से बोलूं क्या पूरा? ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, शुरू से बोल रहा हूं, ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स विथ only half filled atomic orbitals with opposite spin of electron can overlap so that resulting bond will have electrons with opposite spin so that resulting bond will have electrons with opposite spin in accordance with Pauli's exclusion principle, in accordance with Pauli's exclusion principle। ठीक है, तो यह बात ध्यान रखना, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डेंस में अपोजिट स्पिन होगी। डन भैया, समझ में आ गया? अब भैया एक बात इमेजिन करो कि जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मैं और बॉन्ड नहीं बना सकता चूंकि मैं ऑलरेडी पेयर्ड हूं, है ना? ठीक, अब मान लो तुम में से कोई, है ना, यहां जैसे मान लो फिजिकल क्लास चल रही होती, तुम में से कोई यहां आता और यहां आने के बाद जो है ऊपर सीढ़ी, एक सीढ़ी चढ़ के ही मेरा घर है, ऊपर सीढ़ी चढ़ के ऊपर चले जाता और मेरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बुलाता, बोले मैडम बाहर आओ, मैडम बाहर आती, तो आप बोल देते कि बाप रे मैडम, सर आपके बारे में कितना गंदा गंदा बोलते हैं, छी, एक दिन आपको नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन बोल रहे थे, है ना, आपको पता नहीं और क्या क्या बोलते रहते हैं, बहुत भयानक हो आप, खूंखार हो, इस टाइप की बातें बोलते रहते हैं। मैडम ऐसा सुनती, आपने मैडम के कान में एनर्जी दे दी, मैडम जो है वो एक्साइट हो जाती, गुस्से में आ जाती, मेरे को छोड़ के अपने मायके चली जाती, एक्साइट होके मायके चली जाती, और जैसे ही मायके, अच्छा ये वाली तो दूसरी, ये वाले को ले लेते हैं, मायके चली जाती तो यहां से हट के यहां चले जाती। अब मैडम भी अकेली, मैं भी अकेला, दोनों अकेले, पहले हम लोग एक साथ थे, पेयर्ड थे, अब हम दोनों अकेले हो गए, दोनों अनपेयर्ड हो गए। अब हम लोग बॉन्ड बनाने में भाग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल, अब हम लोग बॉन्ड बनाने में भाग ले सकते हैं। तो अगर मेरे पास कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और मैं चाहता हूं कि नहीं, उसको भी मेरे को बॉन्डिंग में भाग दिलवाना है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं? कोई अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, जैसे कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ये वैलेंस शेल हो गया 2s2 और ये हो गया 2p2। अब यहां पर 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहां भेज देते हैं। जैसे ही ये वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके भेज देते, कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और चारों बॉन्डिंग में भाग ले सकते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को भी बॉन्डिंग में भाग लेवाया जा सकता है, लेकिन कब? जब बॉन्डिंग के पहले उन्हें एक्साइट करके अनपेयर्ड कर दिया जाए। समझ में आई बात? तो लिखेंगे अगला पॉइंट, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स can also take part in bonding. Paired electrons can also take part in bonding, but only if they are made unpaired, but only if they are made unpaired
प्रायर टू बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के पहले अनपेयर करना है भैया, ये नहीं कि मैं किसी से पेयरिंग कर लूं उसके बाद बहुत गलत हो जाएगा। ओनली इफ दे आर मेड अनपेयर्ड प्रायर टू बॉन्डिंग बाय एक्साइटिंग an electron to the vacant orbitals, vacant orbital में एक्साइट किया था, खाली पड़ा था, vacant orbitals of slightly higher energy, ठीक है, थोड़े से ज्यादा एनर्जी वाले वेकेंट ऑर्बिटल में अगर उसको एक्साइट कर दिया जाए तो अच्छा होगा। ठीक, अगला पॉइंट, ग्रेट, ये समझ आ गया यहां तक के, कुल मिला के समझ आ गया। कौन बॉन्डिंग में भाग ले सकता है? ऐसे ऑर्बिटल जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, यानी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, ये बात ध्यान रखनी। अगला पॉइंट लिखेंगे, ग्रेटर द ओवरलैपिंग, ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। ग्रेटर द ओवरलैपिंग, ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ग्रेटर द ओवरलैपिंग, ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, जितना ज्यादा अच्छा ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा। ठीक, अगला पॉइंट लिखेंगे, फॉर प्रॉपर ओवरलैपिंग कॉमा ऑर्बिटल्स मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर, ओवरलैप करना है तो ऑर्बिटल्स को एक दूसरे के पास होना पड़ेगा तब तो ओवरलैप करेंगे। फॉर प्रॉपर ओवरलैपिंग orbitals must be close to each other and their axis axis should be in proper direction, their axis should be in proper direction। इसका क्या मतलब है अपन थोड़ा देर से देखेंगे, एक्सिस इन प्रॉपर डायरेक्शन का, ठीक है, थोड़ी देर से आ जाएगा, चिंता नहीं करो, आज ही कर लेंगे। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। अपन ने थोड़ा देर पहले देखा था आयनिक कंपाउंड में जो आयनिक बॉन्ड था, Na+ बीच वाला इधर इधर ऊपर नीचे आगे पीछे सभी Cl- को अट्रैक्ट कर रहा था, नॉन डायरेक्शनल था। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है? डायरेक्शनल। तो लिखेंगे भैया, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, therefore more directional orbitals leads to the formation, therefore more directional orbitals leads to the formation of stronger bonds, leads to the formation of stronger bonds। इसका क्या मतलब है? आओ देखें, मेरे पास में एक ऑर्बिटल है, ये पहला ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल है ये कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल, बिल्कुल सही। पी ऑर्बिटल कौन बोल रहा है बेशरम? ये पी ऑर्बिटल है पी लिया है क्या? है एस ऑर्बिटल है। ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये वाला पी ऑर्बिटल है। हाँ, सेकंड बोल रहा था मैं, फर्स्ट पूछ रहा हूं, सेकंड बता रहा है। वाह रे, सही पी लिया है क्या आज? चलो, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल ये है। ये एस ऑर्बिटल कौन कौन सी एक्सिस पे फैला हुआ है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इधर एक तो जेड एक्सिस और है बाहर की ओर। ये एस ऑर्बिटल पूरा स्फेरिकल होता है, बॉल जैसा है, गोला। जितना एक्स एक्सिस पे फैला है उतना ही वाई एक्सिस पे फैला है, उतना ही बाहर निकला है जेड एक्सिस पे। ये सभी एक्सिसों पे बराबर मात्रा से फैला हुआ है।
लेकिन ये वाला जो ऑर्बिटल है इसको पर्टिकुलरली px ऑर्बिटल बोलूंगा मैं। क्यों px ऑर्बिटल है? क्योंकि कौन सी एक्सिस पे पाया जा रहा है? केवल x एक्सिस पे px ऑर्बिटल है, क्योंकि x एक्सिस पे पाया जा रहा है। y एक्सिस और z एक्सिस पर ये ऑर्बिटल नहीं है। इसका ज्यादातर हिस्सा कौन सी एक्सिस पर है? x एक्सिस पर। ये वाला ऑर्बिटल जो है वो पिक्चर देखिए क्या, तनु वेट्स मनु रिटर्न एक पिक्चर आई थी, इसमें वो है कंगना रनौत और हीरो वो आर माधवन है, देखी होगी। वो पिक्चर में शुरू में वो तनु वेट्स मनु रिटर्न्स में शुरू वाले में मेरे ख्याल से वो शुरू वाला सीन शायद काट दिया होगा, क्योंकि वो थोड़ा उसमें बच्चों के देखने लायक शायद है भी नहीं, पता नहीं मेरे को क्या है, उसमें थोड़ी सी वैसी भाषा है। तो उसमें शुरू में वो बोलती कंगना रनौत, सुनाया होगा कि बोले जज साहब, वो उसे डॉक्टर साहब से बात करते रहते हो लोग पागल खाने में, तो उसमें वो डॉक्टर साहब को बोलती है अपने पति को दिखा के, बोले डॉक्टर साहब ये आदमी अदरक हो गया, अदरक हो गया, सब तरफ से फैल रहा है ना। अदरक मतलब वो हर जगह से, कभी पेट निकल रहा है, कहीं इधर उधर, सब तरफ से मेरे जैसा हो गया, हर जगह से फैल रहा है। तो ऐसे ये जो है एस ऑर्बिटल, ये अदरक हो गया, ये सब तरफ फैल रहा है, जितना एक्स एक्सिस पे फैला उतना वाई एक्सिस पे, उतना जेड एक्सिस पे, सब तरफ फैला हुआ। डायरेक्शन है क्या कोई? इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन है क्या? पी ऑर्बिटल कौन से डायरेक्शन में फैला हुआ है? ये एक्स एक्सिस पे फैला हुआ है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फैला है। सलमान खान है, इसकी बॉडी में वजन बढ़ रहा है ऊपर, हमारे जैसा नहीं पेट वेट निकल रहा है, पुसिंग हो रहे हैं, वो नहीं, समझ में आ रही बात? तो ये जो है एस ऑर्बिटल, ये सब तरफ बराबर मात्रा से फैल रहा है। दिस इज नॉन डायरेक्शनल, कोई इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, दिस इज नॉन डायरेक्शनल। और पी ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पर ही जा रहा है, इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स है, दिस इज डायरेक्शनल। समझ में आया भाई? अब जो जितना ज्यादा डायरेक्शनल होगा उसका बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर मैंने बॉन्ड बनाया 2p और 2p के बीच, एक बॉन्ड बनाया 2p और 2p की ओवरलैपिंग से, एक बॉन्ड बनाया 2p और 2s की ओवरलैपिंग से, और एक बॉन्ड बनाया 2s और 2s की ओवरलैपिंग से, तो ये वाले केस में दोनों डायरेक्शनल है। एक डायरेक्शनल है, एक नॉन डायरेक्शनल है, दोनों नॉन डायरेक्शनल है। तो दोनों डायरेक्शनल होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर कोई मेरे से पूछेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? 2p का। दूसरे नंबर पे किसका होगा? 2p 2s का। और सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा? 2s का, क्योंकि इधर से इधर आने पर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या हो रही? कम हो रही। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कम होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। सबसे अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा 2p 2p के बीच, फिर 2s 2p के बीच, और सबसे कम 2s 2s के बीच। समझ आ गया? ये वाला चित्र बनाएंगे फटाक से, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाएंगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, 1s 1s 2s 2s, हे भगवान 3s 3s। इसके बाद दे देता हूं मैं 1s 2s नहीं 2p 2s, है ना? ये हो गया, दो ठो सवाल है। चलो भैया, तो आगे बढ़ेंगे, इसको देख लेते हैं अपन लोग सबसे पहले। अब यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ मेजर करनी, यहां पर ये पहला अब आप बोलोगे सर अभी आप डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का सवाल करा रहे थे, फिर आपने यहां ये ऐसे क्वेश्चन दे दिया जिसमें सबके सब नॉन डायरेक्शनल, तो ऐसे केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे? तो ऐसे केस में इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? 1s फिर 2s थोड़ा बड़ा होगा, 3s और बड़ा होगा, शेल का नंबर बढ़ रहा है तो साइज भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो इधर से इधर जाने पर साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेगा तो छोटे ऑर्बिटल के बीच बना हुआ बॉन्ड, बड़े ऑर्बिटल्स के बीच बना हुआ बॉन्ड, यहां बॉन्ड लेंथ कम होगी, यहां बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो फिर बॉन्ड बड़ा हो गया, उसको तोड़ना आसान हो गया, और ऐसे केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा 1s की ओवरलैपिंग का, और सबसे वीक बॉन्ड होगा 3s की ओवरलैपिंग का। ठीक, तो सबसे पहले अपन लोग साइज देखेंगे, है ना। अब इधर आ जाओ, ये वाले में ये वाला बॉन्ड जो है, ये स्मॉल बॉन्ड लेंथ है, तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ स्मॉल बॉन्ड लेंथ होगी ना भैया, फर्स्ट शेल के बीच में, सेकंड शेल है तो बड़े हो जाएंगे, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा इसका। अब ये दोनों को अगर आप देखोगे तो ये दोनों में बॉन्ड शेल तो सेम है, तो यहां आकार और साइज तो सेम होगा। ऐसे केस में अपन लोग क्या देखेंगे, ऐसे केस में अपन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी देखेंगे। ये दोनों क्या है, डायरेक्शनल है, या डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कम हो रही है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये दोनों में वीक बॉन्ड ये वाला होगा, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आएगा 1s का, फिर 2p का, और फिर 2s और 2p का। समझ आया भैया। खैर हेडिंग डालेंगे भैया, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। अगर आपको ध्यान होगा तो एक आदमी था बोर बताता था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर दूरी पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ऐसा बोर बताता था। उसके बाद आए मिस्टर डी ब्रॉगली ने बोला इलेक्ट्रॉन गोल गोल तो घूमता है, लेकिन उसके पास वेव नेचर होता है, और वो वेव के जैसे घूमता है आजू बाजू। आपको ध्यान होगा खूब मारा था इसने बोर को, पकड़ पकड़ के दौड़ा के मारा था, बोले क्या बात कर रहा है करके, है नहीं। तो इस कंसेप्ट के आने के बाद ये समझ में आ गया था कि इलेक्ट्रॉन का नेचर वेव के जैसा नेचर है ना। और यदि वेव के जैसा नेचर है तो कुछ इस टाइप का होगा, गोल को मैंने सीधा कर दिया, है ना। ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं वेव फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन है। अगर ये वाला वेव फंक्शन पॉजिटिव है तो ये वाला वेव फंक्शन नेगेटिव होगा, फिर ये अगला वेव फंक्शन पॉजिटिव, तो फिर अगला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, है ना, प्लस वी यानी पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस प्रकार के वेव फंक्शन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से कहानी चलती है इसकी। ठीक, तो अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ये दो प्रकार की ओवरलैपिंग होती है फिलहाल। मेन ओवरलैपिंग पहली कहलाती पॉजिटिव ओवरलैप। क्या कहलाता है, पॉजिटिव ओवरलैप, और दूसरा कहलाता है नेगेटिव ओवरलैप। पहला क्या है, पॉजिटिव ओवरलैप, और दूसरा नेगेटिव ओवरलैप। पहले देख लो फिर लिखना। पॉजिटिव ओवरलैप के अंदर इमेजिन करो मेरे पास दो s ऑर्बिटल्स हैं, ये z एक्सिस है। ज्यादातर केसेस में अपन z एक्सिस को लेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल की मेन एक्सिस z एक्सिस को माना गया, z एक्सिस लिया मैंने। z एक्सिस के अंदर ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, इसका वेव फंक्शन यदि पॉजिटिव है तो दूसरे वाले का भी वेव फंक्शन पॉजिटिव है। अगर दोनों सेम फेज में ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों सेम फेज मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, तो ऐसे ओवरलैप को कहते हैं पॉजिटिव ओवरलैप। ठीक है, यहां पर ओवरलैप जो होगा, ओवरलैप इन सेम फेज, अरे ऐसे सेम फेज में ओवरलैप होगा। ठीक, इसको बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैप। अगर ओवरलैप, अच्छा दोनों पॉजिटिव ही लिखना, ज्यादातर पॉजिटिव ही लिखते हैं अपन, नेगेटिव से शो नहीं करते। लेकिन अगर ओवरलैप ऐसा हो रहा है कि एक s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन पॉजिटिव है और दूसरे का नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो अपन इसको कहते हैं नेगेटिव ओवरलैप। तो यहां क्या होगा, ओवरलैप इन अपोजिट फेज में ओवरलैप होगा। ठीक, अभी ये जो पॉजिटिव है ये चार्ज नहीं है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या है, फेज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव है। ब्रैकेट में लिख लेना, यहां पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर नॉट चार्जेस। ठीक है, दे आर वेव फंक्शंस। क्या है, वेव फंक्शंस है, ये बात ध्यान रखना। इस टाइप के ओवरलैप को अपन लोग बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैप। ठीक, जैसे मान लो मेरे पास एक
ये z एक्सिस है, z एक्सिस में ये एक s ऑर्बिटल है, ये तो दो s के बीच का हो गया, यहां पर भी दो s ऑर्बिटल हो गए। अभी मेरे पास एक s ऑर्बिटल है और एक pz क्यों लिया? क्योंकि z एक्सिस पे बना है इसलिए pz लिया। ये वाला पॉजिटिव फेज है, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। नोड आया उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो गया है ना, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो अभी दोनों का ओवरलैप सेम फेज में हो रहा है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैप। ठीक, दूसरा ओवरलैप कैसे हो सकता है? z एक्सिस है, ये s ऑर्बिटल है पॉजिटिव फेज में, ये p ऑर्बिटल नेगेटिव और पॉजिटिव, ये s हो गया और ये pz हो गया। ओवरलैप करने वाले ये दोनों हैं, इनका फेज अपोजिट है इसलिए इसको नेगेटिव ओवरलैप बोलेंगे। समझ में आया? पॉजिटिव ओवरलैप नेगेटिव ओवरलैप क्या है? केवल चित्र देखना है आपको, चित्र दिखा के ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा है। इसका उपयोग इस टॉपिक में भले कम आएगा लेकिन आगे जाके अपन लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर, जैसे वीबीटी है ना, ऐसे ही एक थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी, वो तो वहां काम आएगा। ठीक है, अगर z एक्सिस है और इस पे मैंने एक ले लिया ये वाला ऑर्बिटल कौन सा? pz, और एक और ले लिया यही वाला ऑर्बिटल, ये भी कौन सा? pz। ये s का ओवरलैप था, ये sp का ओवरलैप था, ये pp का ओवरलैप, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऐसे केस में जो ओवरलैप हो रहे हैं सेम फेज में है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैप। एक ऐसा हो सकता है z एक्सिस ले लूं, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैसे फेज में है? जो ओवरलैप कर रहे हैं अपोजिट फेज में है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ओवरलैप। समझ में आया यहां तक के? चलो इतना नोट करो फिर आगे देखेंगे। और भी ओवरलैप होते हैं। चलो एक काम करते हैं, S का S पूरा S या तो पॉजिटिव हो सकता है या पूरा S नेगेटिव हो सकता है। S में एक ही में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि इसमें एक ही लोब होता है। अब इसके पास दो लोब है तो एक लोब पॉजिटिव होगा एक लोब नेगेटिव होगा। एक भैया पूछ रहा है सर S का नेगेटिव वेव फंक्शन नहीं होता क्या? S या तो पूरा पॉजिटिव होगा या पूरा नेगेटिव होगा। ठीक है ना, ऐसा है। ठीक, इतना ही रखते हैं आज के लिए। अगली क्लास में क्या करेंगे अपन लोग? अगली क्लास में इसके आगे के ओवरलैप बचे हैं अभी, वो ओवरलैप देखेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही।